Is my screen visible? Yes, sir. Yes, sir. So concept and importance of staffing. We have to start a new chapter. First of all, what is staffing? Staffing अपने मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन होता है? थर्ड फंक्शन होता है ये. फर्स्ट टू फंक्शंस अपन ने कंप्लीट करे. फर्स्ट फंक्शन क्या होता है मैनेजमेंट का? सबसे फर्स्ट फंक्शन क्या होता है? प्लानिंग. देन प्लानिंग के बाद में ऑर्गेनाइजिंग, विच वी हैव जस्ट कंप्लीटेड. अब ये थर्ड फंक्शन है अपना, दैट इज स्टाफिंग. स्टाफिंग के अंदर अपन क्या करते हैं? टू रिक्रूट राइट पर्सन, टू सेलेक्ट राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब. अपन जो भी अपनी जॉब के लिए जो परफेक्ट है, उस जॉब पे उस परफेक्ट बंदे को बिठाना, दैट इज अ प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग. एक सेकंड कैमरा व्यू. Yes. तो staffing पढ़ेंगे अपन. Meaning of staffing: in any organization there is a need for people to perform work. The staffing function of management fulfills this requirement and find the right person for the right job. Basically, staffing fills the position as shown in the organizational structure. अब देखो इसमें क्या हो रहा है, ये फोटो जो दे रखी है अपने को, स्टाफिंग का प्रोसेस हो रहा है कि सेलेक्टिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब. ही इज रिक्रूटिंग अ करेक्ट पर्सन फॉर अ पर्टिकुलर पोजीशन. After planning and selection of the organization structure, the next step in the management process is to fill the various posts provided in the organization. This is termed as the management of staffing function, जो भी अपन ने सीखा. In the simplest term, staffing is selecting right person for the right job. Staffing की सबसे simplest definition क्या होती है कि to select a right person for a right job. It begins with workforce planning and include different other functions like recruitment, selection, training, development, promotion, compensation and performance appraisal of workforce. ये अपने को अलग अलग पॉइंट दे रखे कि एक तो स्टाफिंग के अंदर केवल रिक्रूटमेंट करने का काम ही नहीं होता, मतलब वर्कफोर्स प्लान करने का काम ही नहीं होता, दूसरे भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं स्टाफिंग के अंदर. दैट इज रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन मतलब जो आदमी आप लोगों ने रिक्रूट करे, जो फाइल्स आप लोगों ने रिक्रूट करे, उनमें से एक पर्टिकुलर बंदे को सेलेक्ट करना. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उस बंदे को अगर कोई और ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की जरूरत है, उस एम्प्लॉय को और ट्रेनिंग डेवलपमेंट की जरूरत है किसी पर्टिकुलर फील्ड में काम करने के लिए, तो उसको वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करना. प्रमोशन, जो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मल्टीपल एम्प्लॉयज हैं, उनमें से अपन अब कोई ऊपर की पोजीशन वेकेंट हुई है, तो उस वेकेंट पोजीशन को फुलफिल करने के लिए मैंने नीचे के एम्प्लॉय को प्रमोट कर दिया, तो दैट इज प्रमोशन. कंपनसेशन, उनको रीपे कैसे करना है, उनकी सैलरी स्ट्रक्चर क्या होंगे, उनको कंपनसेट किस तरीके से करेंगे, वो सब चीजें डिसाइड करना. एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल किस तरीके का होगा, मतलब उनको टाइमली कितना पेमेंट मिलेगा, टाइमली कितना अप्रेजल उनका होगा. जैसे जुलाई के अंदर हर कंपनी के अंदर अप्रेजल होता है, तो जुलाई के अंदर कितना अप्रेजल उनका होगा, ये सब चीजें भी डिसाइड करना इज अ पार्ट ऑफ स्टाफिंग. ठीक है, अपने को बेसिक डेफिनेशंस दे रखी है, देखो यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ स्टाफिंग के अंदर, स्टाफिंग इज दैट पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट which is concerned with obtaining, utilizing and maintaining a satisfactory and a satisfied workforce. ये बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है. आगे बोल रखा है, स्टाफिंग एज अ प्रोसेस इंक्लूड एक्विजिशन, रिटेंशन, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन एंड कंपनसेशन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ह्यूमन कैपिटल. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसकी सबसे इंपॉर्टेंट उसका रिसोर्स क्या होता है, उसकी ह्यूमन कैपिटल. मतलब जैसे आज दो स्कूल्स है, ठीक है, दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन, दो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है सेम टाइप के गुड्स की. जैसे मान लो अपन लेते हैं जैसे टायर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर दो कंपनी है, दोनों कंपनी ने सेम मशीनरी यूज कर रही है, दोनों कंपनी की सेम कैपिटल है, दोनों कंपनी ने सेम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिक्रूट कर रखे, मगर एक कंपनी है जिसका बिजनेस ग्रो करता जा रहा है, दूसरी कंपनी जिसका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा, तो दोनों के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है, जबकि उनकी कैपिटल सेम है, उनकी मशीनरी सेम है, उनके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिक्रूटेड वो सेम है, तो भी दोनों में डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं कि एक बिजनेस चल रहा है दूसरा बिजनेस नहीं चल रहा? बिकॉज ऑफ इट्स वर्कफोर्स.
जो फर्स्ट बिजनेस होगा उसकी वर्कफोर्स अच्छी है तो वो क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनकी वेस्टेज कम हो रही है, उनका प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बन रहा है, टाइमली प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो क्या हो रहा है, उस कंपनी की सेल इंक्रीज होती जा रही है। और जो दूसरी कंपनी है उसकी वर्कफोर्स जो है वो इनकॉम्पिटेंट वर्कफोर्स है, तो वो क्या कर रहा है, एक तो वेस्टेज कर रहा है तो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, टाइमली गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा तो मेरे कस्टमर टूट रहे हैं, और गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं बना पा रहा तो भी मेरे कस्टमर्स का ट्रस्ट मेरी कंपनी में से टूट रहा है। तो क्या हो रहा है, सेम मशीनरी, सेम असेट, सब कुछ सेम होने के बावजूद बिकॉज ऑफ इनकॉम्पिटेंट वर्कफोर्स एक कंपनी बहुत अच्छी चल रही है और दूसरी कंपनी बिल्कुल डूबती जा रही है। तो मतलब एम्प्लॉइज ऑफ अ कंपनी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास में अगर कैपिटल कम भी है, मतलब दो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ए एंड बी, ए के पास में बी से कैपिटल कम भी है मगर ए की जो वर्कफोर्स है वो बहुत कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स है तो वो बी से ज्यादा ग्रो कर पाएगी। ठीक है, आगे बोला हुआ है, देखो आगे अपन इसकी डेफिनेशन देखते हैं। Staffing is a managerial function of filling and keeping filled the position in the organization structure. This is achieved by first of all identifying requirement of workforce, followed by recruitment, selection, placement, promotion, appraisal, and development of personnel to fill the role designed into the organizational structure. स्टाफिंग का काम क्या होता है, स्टाफिंग का फंक्शन क्या होता है, एक तो जॉब्स को फिल करना और उन जॉब्स को फिल ही रखना, फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड इन द पोजीशन। मतलब एक तो मैंने ऐसा नहीं कि मैंने एक बार किसी बंदे को रिक्रूट कर दिया किसी जॉब पोजीशन के ऊपर तो मेरा स्टाफिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया। स्टाफिंग प्रोसेस इंक्लूड दैट वो जो एम्प्लॉय मैंने उस पोजीशन के ऊपर रिक्रूट करा है वो उसी पोजीशन के ऊपर रिक्रूटेड रहे, वो रिक्रूटेड रहे, वो बना हुआ रहे, वहीं पे वो काम करता रहे। दैट इज अ पार्ट ऑफ स्टाफिंग। In a new enterprise, the staffing function follows planning and organizing function. कोई भी नई ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसके अंदर जो स्टाफिंग फंक्शन होता है वो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग के बाद होता है। ऑब्वियसली सबसे पहले प्लानिंग होगा, प्लानिंग के बाद में अपन ऑर्गेनाइज करेंगे पूरी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को कि मेरे को कौन कौन सी मशीन्स की जरूरत है, कैसे कैसे कहाँ पे कौन कौन सा डिपार्टमेंट होगा, ये सारी चीजें मैं ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में करूंगा। देन ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन कंप्लीट होने के बाद मुझे मालूम पड़ेगा कि मुझे कितने एम्प्लॉइज की जरूरत है, कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितने कितने एम्प्लॉइज रिक्रूट करने हैं, तो उसके बाद मैं रिक्रूटमेंट चालू करूंगा। मगर इन एन एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज स्टाफिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जो अगर कोई मतलब ऑलरेडी चलने वाली ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए स्टाफिंग क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब कभी भी ये प्रोसेस एंड नहीं होगा। ठीक है, मेरा एक रिक्रूट करा, दूसरा बंदा चला गया कहीं और डिपार्टमेंट से, तो मैंने उस डिपार्टमेंट में वो बंदे को रिक्रूटमेंट करा, फिर मेरे को किसी और दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉइज की नीड हो गई तो मैंने वहां पे रिक्रूटमेंट करा। कहीं पे एक्स्ट्रा वर्क फोर्स काम कर रही है तो वहां से मैंने कुछ एम्प्लॉइज को हटा दिया। तो मतलब स्टाफिंग का जो फंक्शन है वो इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। मेरा ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, चलता रहेगा अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी रनिंग के अंदर है तो। ठीक है, देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। देखो इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग ढंग से समझना। स्टाफिंग इज द मोस्ट फंडामेंटल एंड क्रिटिकल ड्राइव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। The right person can help you take your business to the top. The wrong people can break your business. मैंने जो बताया कि सेम ऑर्गेनाइजेशन, सेम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, सेम मशीनरी, मगर दोनों कंपनी के प्रॉफिट्स में डिजास्टर्स डिफरेंस है। तो क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स वर्कफोर्स। एक कंपनी की वर्कफोर्स बिल्कुल करेक्ट लोगों से बनी हुई है, दूसरी कंपनी की वर्कफोर्स बिल्कुल बेकार इनकॉम्पिटेंट लोगों से बनी हुई है, तो दोनों कंपनी में बहुत डिफरेंस आ जाएगा उनकी प्रॉफिट अर्निंग में, उनकी ग्रोथ के अंदर। देन नेक्स्ट, प्रॉपर स्टाफिंग इंश्योर्स द फॉलोइंग बेनिफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो प्रॉपर अगर स्टाफिंग का फंक्शन होता है तो अपने को अपनी ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। फर्स्ट, ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल। जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज में रिक्रूट कर रहा हूँ वो बिल्कुल कॉम्पिटेंट होंगे। इट हेल्प्स इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल फॉर वेरियस जॉब्स। सेकंड, हायर परफॉर्मेंस।
it ensures higher performance by putting right person on the right job. Then continuous survival and growth, continuous, एक मिनट, obtaining competent personnel, फिर second हो गया higher performance, it ensure higher performance by putting right person on the right job. Then third, continuous survival and growth, it ensures the continuous survival and growth of an enterprise through the succession planning for managers. Then next, fourth, optimum utilization of human resources. It helps to ensure optimum utilization of human resources by avoiding overmanning. It prevents underutilization of personnel and high labor cost. At the same time, it avoids disruption of work by indicating in advance the shortage of personnel. Optimum utilization of human resources का मतलब क्या हुआ कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जैसे मान लो 2 डिपार्टमेंट है या 4 डिपार्टमेंट है, तो किसी डिपार्टमेंट के अंदर में भी पॉसिबल कि मेरा कुछ एम्प्लॉइज कम हो. कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें मैंने ओवर रिक्रूटमेंट कर रखा है, तो जहाँ पे ओवर रिक्रूटमेंट करा हुआ है वहां पे भी वो भी काम बेकार है, क्योंकि मेरे एम्प्लॉइज फ्री बैठे होंगे, मतलब मैं उनको पेमेंट तो दे रहा हूँ मगर वो एम्प्लॉय फ्री बैठे हुए, तो मेरे लिए तो वो नुकसान का काम है. प्लस अगर किसी डिपार्टमेंट में एम्प्लॉइज की जरूरत है और वहां पे मैंने एम्प्लॉइज रखे हुए नहीं है, तो वो डिपार्टमेंट अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाएगा टाइमली, क्योंकि उनको वर्कफोर्स पूरी चाहिए और मैंने वहां पे वर्कफोर्स रिक्रूट नहीं करी. तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है कि जहां पे वर्कफोर्स की जरूरत है मैं वहां पे वर्कफोर्स प्रोवाइड करूं, जहां पे एक्स्ट्रा है वहां से निकाल के उनको शिफ्ट कर दूं. ठीक है. देन नेक्स्ट, improves job satisfaction. It improves job satisfaction and morale of employees through objective assessment and fair reward for their contribution. मेरी जो उनका एक मिनट रुकना. ऑप्टिमम इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन का मतलब इट इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉइज थ्रू ऑब्जेक्टिव असेसमेंट एंड फेयर रिवॉर्ड फॉर देयर कंट्रीब्यूशन. एक तो उनकी सैलरी, मैंने बताया था कि सैलरी डिसाइड करने का काम भी किसका पार्ट होता है, स्टाफिंग का पार्ट होता है. तो स्टाफ उनको प्रॉपर कितनी सैलरी मिलेगी, कैसे उनका अप्रेजल होगा, कैसे उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा, ये सब चीजों का काम भी किसमें जाएगा, उनकी जॉब सेटिस्फेक्शन में जाएगा. अगर उनको प्रॉपर सैलरी मिल रही है, प्रॉपर अप्रेजल मिल रहा है, प्रॉपर प्रमोशन मिल रहा है, तो वो क्या करेगा, उनकी जॉब सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करेगा. ये चीज एक बार अपन एनसीईआरटी में भी कर लेते हैं. यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंस वाला पॉइंट कंप्लीट हो रहा है. ठीक है, एक बार एनसीईआरटी बुक भी देख लेते हैं अपन. एनसीईआरटी में देखो ये स्टार्टिंग में मीनिंग दे रखे हैं, देन इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग दे रखा है. तो इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग के अंदर वही सारे पॉइंट्स हैं जो पॉइंट्स अभी अपन ने कंप्लीट करे. दैट हेल्प्स इन डिस्कवरिंग, ऑब्टेनिंग एंड कॉम्पिटेंट पर्सन फॉर वेरियस जॉब, make for higher performance by putting right person on the right job, ensure the continuous survival and growth of the enterprise through succession planning for managers, help to ensure optimum utilization of human resources, and improve job satisfaction and morale of employees through objective assessment. ठीक है, तो ये पांचों पॉइंट अपने इंपॉर्टेंस के पॉइंट थे, है ना. देन नेक्स्ट आपका टॉपिक है स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. जो स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये आपका एग्जाम से कट हो चुका है, आपका कोर्स से कट हो चुका है ये वाला पॉइंट. तो ये वाला पॉइंट पूरा अपन स्किप कर रहे हैं, ये आप अपनी बुक में भी काट लेना. ये पूरा पॉइंट स्किप हो गया. ये पूरा पॉइंट स्किप होने के बाद में सीधा अभी जो ये फर्स्ट टॉपिक था, वो फर्स्ट टॉपिक एंड हो चुका है. फर्स्ट टॉपिक के एंड होने के बाद में देखो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक बार अपन ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रीड आउट करेंगे. फर्स्ट, dash is that part of process of management which is concerned with obtaining, utilizing and maintaining a satisfactory workforce. तो ये इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑर्गेनाइजिंग, राइट. नेक्स्ट, dash recognizes the importance every single person employed by an organization. तो स्टाफिंग, ठीक है, स्टाफिंग
कि स्टाफिंग की हेल्प से मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट होता है, हर एम्प्लॉय का रिक्रूटमेंट होता है, प्लस किस एम्प्लॉय को मुझे कितने टाइम तक किस जगह के ऊपर रखना है, कब उनको शिफ्ट करना है, ये सब चीजें डिसाइड होने का काम भी कहाँ पर होता है, स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर ही होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट, the staffing function of management always follow the planning and organizing function. False, जब केवल न्यू ऑर्गेनाइजेशन होगी तब प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के बाद स्टाफिंग का फंक्शन होगा, मगर अगर क्या बोलते हैं कंटिन्यू ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जो रनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो रनिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टाफिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, अपन ने पढ़ा था अभी। देन नेक्स्ट, स्टाफिंग इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस बिकॉज वो ये कंप्लीट द सेंटेंस वाले हैं, ये वाले आपके नहीं आएंगे, आप इनको रीड मत करना क्योंकि इसमें बहुत लंबा आंसर लिखना पड़ता है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सब जो कंप्लीट द सेंटेंस वाले ये सब छोड़ दो आप एक बार। देन नेक्स्ट 13th वाले पर आते हैं, डैश फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डील विद ह्यूमन एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट, इसमें भी क्या आ जाएगा अपना स्टाफिंग, ठीक है। देन 14th, an organization grow and number of person employed increases, a separate department called, अब ये वाला तो पॉइंट किसका है, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाला पॉइंट है, तो ये आपका कोर्स का पार्ट नहीं है। स्टाफिंग फंक्शन is assumed greater importance these days because of rapid advancement of technology, complicated behavior of human being, increasing size of organization and all of these, तो क्या जाएगा all of these। स्टाफिंग फंक्शन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में चेंजेस बहुत रैपिडली हो रहे हैं, तो जो नई टेक्नोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग मुझे नए रिक्रूटमेंट करने की जरूरत है, जो उस टेक्नोलॉजी को यूज करना जानते हो। मेरी साइज, ऑर्गेनाइजेशन का साइज अगर इंक्रीज होगा तो भी मुझे रिक्रूटमेंट करने की जरूरत है, और अलग अलग ह्यूमन बिहेवियर कॉम्प्लिकेटेड होता है। कई आदमी यहाँ पे जॉब में रिक्रूट करता हूँ, रिक्रूट करने के बाद में कई आदमी उस जॉब पे वो बने हुए रहते हैं, कई और आदमी जॉब छोड़ के चले जाते हैं, तो ह्यूमन बीइंग का जो बिहेवियर है उस कॉम्प्लिकेटेड बिहेवियर के वजह से भी मुझे स्टाफिंग करने की जरूरत है, तो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा इसमें। देन नेक्स्ट, name the part of management process which is concerned with obtaining, utilizing and maintaining satisfactory and satisfied workforce, again staffing, ठीक है। then next, Mr. Ali Mohammed, the CEO of Super Limited, believes that human resources is the most important asset of the firm. He believes that no organization can be successful unless it can fill and keep filled the various positions provided for in the structure with the right kind of people, identify the function of management being discussed above, and state the benefits of the organization that its proper application in the firm will ensure। तो ये क्या हो जाएगा, स्टाफिंग हो गया, और स्टाफिंग के बाद में अपन ने उसकी इंपॉर्टेंस को समझा दिया, ठीक है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 नंबर के अंदर तो हो गया फर्स्ट पॉइंट, आइडेंटिफाई द मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, तो वो मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट कौन सा है, स्टाफिंग का, और फिर स्टेट द बेनिफिट्स, तो बेनिफिट्स में मैंने उसकी इंपॉर्टेंस को समझा दिया 5 पॉइंट, ठीक है। देन नेक्स्ट, मिस्टर राम स्वरूप, ये तो उसके ऊपर क्वेश्चन है, आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पर है, तो ये आपका पार्ट ही नहीं है एग्जाम का। देन नेक्स्ट टॉपिक इज स्टाफिंग प्रोसेस। स्टाफिंग प्रोसेस इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो ये चैप्टर जो स्टाफिंग वाला जो चैप्टर है, ये चैप्टर वैसे थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसके अंदर कई सारी चीजें आएगी, अभी आगे पूरे टॉपिक आएंगे रिक्रूटमेंट के ऊपर, सिलेक्शन के ऊपर, ठीक है, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर, इसके ऊपर पूरा अलग अलग से टॉपिक भी दे देता है, तो ये बड़ा चैप्टर है थोड़ा सा, है ना। और मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर है, इसके अंदर जो नंबर ऑफ मार्क्स जो इसमें अलॉट किए जाते हैं वो भी थोड़े ज्यादा है, और इसमें स्कोरिंग भी अच्छे से हो जाती है। इस चैप्टर को ढंग से समझना, और स्पेशली ये वाले जो पॉइंट्स मैं जो बताने चाह रहा हूँ, स्टाफिंग प्रोसेस। तो स्टाफिंग का प्रोसेस क्या होता है, देखो चार्ट के अंदर बहुत अच्छे से बता रखे है। मेरे को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग करनी है, तो स्टाफिंग किस तरीके से करूंगा, फर्स्ट टू एस्टिमेट मैन पावर रिक्रूटमेंट रिक्वायरमेंट, कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी मैन पावर की जरूरत है। सेकंड, रिक्रूटमेंट करना, रिक्रूटमेंट करने का मतलब यहाँ पे उसके लिए वैकेंसी निकालना, ठीक है। मेरे को जैसे फर्स्ट स्टेप में मेरे को पता पड़ा मुझे 20 एम्प्लॉइज की जरूरत है, तो मैंने सेकंड स्टेप के अंदर 20 एम्प्लॉइज की वैकेंसी निकाली,
है ना, एडवर्टीजमेंट निकाले, वैकेंसी निकाली कि मेरे को 20 एम्प्लॉयज की जरूरत है और 20 एम्प्लॉयज की फाइल मैंने सेलेक्ट करी, ठीक है। अब सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होगा कि जो 20 एम्प्लॉयज ने मेरे यहाँ पे अप्लाई करा अलग अलग पोजीशंस के लिए, उनमें से बेस्ट एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करना। जैसे मान लो 20 जनों की मैंने वैकेंसी निकाली तो 100 एप्लीकेशन आई टोटल, तो जो 100 एप्लीकेशन रिसीव हुई उन 100 एप्लीकेशन में से जो सबसे बेस्ट 20 बंदे हैं उनको सिलेक्ट करना, ये मेरा थर्ड स्टेप है। देन प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन का मतलब कि जो मैंने अब बंदे को सेलेक्ट किया है वो सिलेक्टेड बंदे को अब मैं प्लेस करूंगा उसके पर्टिकुलर जॉब पोजीशन पे। एंड देन ओरिएंटेशन, व्हाट डू यू मीन बाय ओरिएंटेशन? ओरिएंटेशन मींस टू, मतलब कि आप क्या करोगे ओरिएंटेशन प्रोसेस के अंदर कि जो नया एम्प्लॉय आपने सेलेक्ट किया है उसको पूरी ऑर्गेनाइजेशन से फेमिलियर कराओगे, ठीक है। उसको लेके अपन जैसे कोई नया कहीं पे भी नई जगह पे कोई बंदे का रिक्रूटमेंट होता है, किसी भी एम्प्लॉय का रिक्रूटमेंट होता है, तो ओरिएंटेशन डे होता है। ओरिएंटेशन डे में क्या होता है कि आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूरा बताते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में पूरा एक बार घुमाते हैं कि कहाँ पे कौन सा डिपार्टमेंट है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन लोग काम कर रहे हैं। तो ओरिएंटेशन का मतलब उसको ऑर्गेनाइजेशन से फेमिलियर कराना, ठीक है। देन प्लेसमेंट ओरिएंटेशन के बाद में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अगर उसको कोई ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की जरूरत है ना, उसको कोई और एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की जरूरत है उस पर्टिकुलर जॉब पोजीशन पे काम करने के लिए, तो उसको वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करना। देन परफॉर्मेंस अप्रेजल, ऑन द बेसिस ऑफ हिज परफॉर्मेंस उसको प्रॉपर्ली अप्रेज करना, ठीक है। अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो उसको जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट उसकी और कंपनी में बन रहे हैं, मान लो 5% का इंक्रीमेंट, 10% का इंक्रीमेंट, 15% का इंक्रीमेंट, तो वो इंक्रीमेंट उसको देना। देन प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग का मतलब कि और अगर ही डिजर्व टू बी प्रमोटेड टू अ सीनियर पोजीशन, तो उसको सीनियर पोजीशन में प्रमोट करना। देन लास्ट कंपनसेशन। कंपनसेशन मींस उसकी सैलरी स्ट्रक्चर डिसाइड होना कि जो सैलरी उसको मिल रही है, जो पेमेंट उसको मिल रहे हैं वो अप टू द मार्क होने चाहिए, मतलब उसकी जॉब पोजीशन को सेटिस्फाई करने वाले होने चाहिए, उसको सेटिस्फाई करने वाले होने चाहिए। तो अपन एक एक करके प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। First, estimating manpower requirement. Staffing function in the management process is a timely fulfillment of manpower requirement which within an organization. These requirements may arise in case of starting a new business or expanding the existing one, or they may arise as a matter of the need for replacing those who quit, retire, and are transferred and promoted from or are fired from the job. Estimating manpower requirement means knowing how many persons are needed and of what type, that is education, qualification, skill, prior experience, personality, characteristics, etc. in the organization to fill the various job positions created, and while designing the organizational structure. एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? देखो, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट के अंदर ये सारी चीजें इंक्लूड होती है कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज चाहिए और किस किस टाइप का एम्प्लॉय चाहिए, मतलब मुझे स्किल्ड एम्प्लॉय चाहिए, अनस्किल्ड एम्प्लॉय चाहिए, कितनी उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मेरे को एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय चाहिए या मैं फ्रेशर से काम चला सकता हूँ, पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजें डिसाइड होती है मैन पावर रिक्वायरमेंट के अंदर और इसके अकॉर्डिंग ही रिक्रूटमेंट किया जाता है। Then next, understanding the manpower requirement would necessitate workload analysis on the one hand and workforce analysis on the other hand. ये important point है, दोनों ढंग से समझना, workload analysis और workforce analysis. What is workload analysis? Workload analysis is the assessment of the number and type of human resources necessary for the performance of various job and accomplishment of organizational objective. वर्कलोड एनालिसिस का मतलब क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए मुझे कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज चाहिए, दैट इज नोन एज वर्कलोड एनालिसिस। इन वर्कफोर्स एनालिसिस इज एन असेसमेंट of number and type of human resources available in the organization. और वर्कफोर्स एनालिसिस का मतलब क्या हुआ कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जो मैंने एम्प्लॉइज रखे हुए हैं
टोटल कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मैंने रखे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग फिर मैं क्या करूंगा, उनको डिवाइडेशन करूंगा। कई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कलोड एनालिसिस के हिसाब से काम होता है, कई ऑर्गेनाइजेशन में वर्कफोर्स एनालिसिस के हिसाब से काम होता है। वर्कलोड एनालिसिस का मतलब कि मेरी अभी जो जॉब पोजीशन है वो जॉब पोजीशन वेकेंट है ना, और वेकेंट जॉब पोजीशन के ऊपर उनको उस जॉब के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं नए बंदों को रिक्रूट कर रहा हूँ, दैट इज वर्कलोड एनालिसिस। और वर्कफोर्स एनालिसिस का मतलब कि मेरे पास में एम्प्लॉइज ऑलरेडी रिक्रूटेड है, अब जो जॉब पोजीशन खाली हो रही है मैं उनमें से जो कॉम्पिटेंट है उसको उस जगह के ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ, दैट इज वर्कफोर्स एनालिसिस। ठीक है, workload analysis and workforce analysis would reveal whether the organization is understaffed, overstaffed and or optimally staffed. वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कफोर्स एनालिसिस से क्या होता है कि अपनी ये पता पड़ता है कि अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अंडर स्टाफ है, ओवर स्टाफ है या ऑप्टिममली स्टाफ है, मतलब मेरे जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है वो मैंने कम रिक्रूट कर रखे हैं, ज्यादा रिक्रूट कर रखे हैं या प्रॉपर रिक्रूटमेंट हो रखा है। ठीक है, in fact this exercise would form the basis of subsequent staffing action. A situation of overstaffing somewhere would necessitate employee removal or transfer elsewhere, otherwise there would be more play, less work and in the organization. अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ओवर रिक्रूटमेंट हो रखा है, ओवर स्टाफिंग हो रखा है, तो क्या होता है ओवर स्टाफिंग की सिचुएशन के अंदर या तो मुझे किसी एम्प्लॉय को निकालना पड़ता है या उसको ट्रांसफर करना पड़ता है किसी दूसरे डिपार्टमेंट में। दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करने का मतलब जैसे मेरे परचेज और सेल्स दो डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट में भी 10 एम्प्लॉय चाहिए, सेल्स डिपार्टमेंट में 10 एम्प्लॉय चाहिए। अब परचेज डिपार्टमेंट में 12 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर 8 ही एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, जो एक्स्ट्रा 2 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं परचेज डिपार्टमेंट में उनको मैं शिफ्ट कर दूंगा सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर। तो मैंने ओवर स्टाफिंग जो थी वो ओवर स्टाफिंग कैसे खत्म करी, ओवर स्टाफिंग ट्रांसफर करके खत्म करी। मान लो एक जगह पे 13 है, दूसरी जगह पे 8 है, तो जो 2 कम है वो तो मैंने 2 तो ट्रांसफर कर दिए और एक जना जो एक्स्ट्रा है फिर मुझे उसको निकालना पड़ा ऑर्गेनाइजेशन से, तो ये भी क्या होगा, ये भी स्टाफिंग का प्रोसेस है। और ओवर स्टाफिंग होगी तो क्या होगा, मोर प्ले लेस वर्क, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में केवल एम्प्लॉइज क्या करेंगे, गप्पे मारेंगे बैठ के, कि जब नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ज्यादा होंगे तो काम फटाफट हो जाएगा, काम फटाफट हो जाएगा, उनके जो स्टिपुलेटेड टाइम है उस टाइम से पहले अगर काम कंप्लीट होकर हो जाएगा तो वो क्या करेंगे, काम नहीं करेंगे, वो लोग गप्पे मारेंगे बैठ के। ठीक है, on the other hand a situation of understaffing would necessitate the starting of a recruitment process. However, before starting the recruitment process it is important to translate the manpower requirement into specific job description and the candidate profile, the desired qualification, experience, personality characteristics and so on. This information become the base for looking for potential employees. और अगर कोई सिचुएशन के अंदर अंडर स्टाफिंग हो रखी है तो अंडर स्टाफिंग के अंदर मेरा स्टाफिंग का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो चालू हो जाएगा। और रिक्रूटमेंट प्रोसेस को चालू होने के लिए हमेशा क्या होना चाहिए, मेरे को एग्जैक्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मालूम होने चाहिए, उनकी क्वालिफिकेशन मालूम होनी चाहिए, उनके एक्सपीरियंस मालूम होना चाहिए, मतलब उनका रिक्रूटमेंट का टाइप पता होना चाहिए मेरे को कि मुझे किस तरीके के एम्प्लॉइज चाहिए और कितने तरीके के मतलब कितने एम्प्लॉइज चाहिए। ठीक है, जैसे मुझे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज चाहिए 7, जिसके अंदर मुझे 5 तो स्किल्ड लेबर चाहिए, 2 अनस्किल्ड लेबर चाहिए और 5 स्किल्ड के अंदर एक की ग्रेजुएशन तक पढ़ा हुआ होना चाहिए, एक पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ा होना चाहिए, एक 12th भी करा हुआ है तो चलेगा मेरे यहाँ पे। तो मतलब उनकी कितनी क्वालिफिकेशन है। अच्छा, एक्सपीरियंस, जो 2 एम्प्लॉइज है 7 में से वो मिनिमम 5 साल के एक्सपीरियंस वाले होने चाहिए, बचे हुए सब फ्रेशर होंगे तो भी काम हो जाएगा। तो कितना उनको एक्सपीरियंस है, कितनी उनकी जॉब क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कितना उनका वो स्किल्ड है या अनस्किल्ड है, इन सब चीजों के बेसिस के ऊपर मेरा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कंप्लीट होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट सेकंड, ये फर्स्ट स्टेप क्या था अपना, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, कि अपन ने मैन पावर रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करा। सेकंड प्रोसेस इज नाउ रिक्रूटमेंट। ये पॉइंट अभी भी समझा रखा है, फिर इसके ऊपर आगे जाके पूरा एक अलग नया फ्रेश टॉपिक अलग है। ठीक है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर देखो क्या होता है, द इंफॉर्मेशन जनरेटेड इन द जॉब डिस्क्रिप्शन, द कैंडिडेट प्रोफाइल में बी यूज्ड फॉर डेवलपिंग द सिचुएशन वेकेंट एडवर्टाइजमेंट
Advertising is commonly part of recruitment process and can occur through several means, through newspaper, through professional publication, through a job center, through campus recruitment, etc. The advertisement may also be displayed on the factory office gate, or else it may be published in print media or flash in electronic media. This requesty position may be filled up from within the organization or from outside the organization. Thus, there are two sources of recruitment, internal and external. Both internal and external sources of recruitment may be explored. Internal sources, transfer and promotion, may be used to a limited extent, but for fresh talent and wider choice, external sources are used. Recruitment may be defined as a process of searching for prospective employees and stimulating them to apply for a job in an organization. Recruitment is a positive process as it seeks to attract suitable applicants to apply for available job in an organization. There is no rejection in this process. अब देखो ये पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस था, इसको मैं समझा देता हूँ क्या है रिक्रूटमेंट प्रोसेस। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में क्या होता है, जब मुझे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के बारे में पता पड़ जाता है फर्स्ट स्टेप के अंदर कि मुझे कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज चाहिए और किस किस क्वालिफिकेशन के, किस किस डिपार्टमेंट के, किस किस टाइप के मुझे और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ उसके अकॉर्डिंग मेरी वेकेंट पोजीशन का एडवर्टाइजमेंट निकालता हूँ मार्केट के अंदर। अब एडवर्टाइजमेंट किसी भी सोर्स ऑफ मीडिया से निकाल सकता हूँ, मैं न्यूज़पेपर में ऐड करके निकाल सकता हूँ, टीवी में एडवर्टाइजमेंट दे सकता हूँ, रेडियो पे चला सकता हूँ, जॉब सेंटर के ऊपर एडवर्टाइजमेंट दे सकता हूँ, कैंपस प्लेसमेंट के अंदर जा सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी अलग अलग जगह होती है जहां से मैं रिक्रूटमेंट कर सकता हूँ। रिक्रूटमेंट जो होता है वो दो तरीके से होता है, एक होता है इंटरनल रिक्रूटमेंट, एक होता है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। इंटरनल रिक्रूटमेंट का मतलब कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉइज है मैं उन्हीं को यूज कर रहा हूँ, या तो ट्रांसफर करके या प्रमोट करके। ट्रांसफर करने का मतलब मैंने भी आपको समझाया था कि एक जगह पे 12 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, एक जगह पे 8 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो मैंने 2 जनों को यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया दूसरे डिपार्टमेंट में, तो दोनों जगह 10-10 एम्प्लॉइज हो गए। तो मैंने क्या करा, वो जो वेकेंट जॉब पोजीशन थी 2 जनों की, उसको मैंने ट्रांसफर करके फुलफिल कर दिया। प्रमोशन का मतलब आप लोग सब जने जानते हैं, जैसे अगर सीनियर मैनेजर की पोस्ट खाली हो गई, उसका रिटायरमेंट हो गया, तो जो असिस्टेंट मैनेजर है उस असिस्टेंट मैनेजर को मैंने प्रमोट करके सीनियर मैनेजर बना दिया। तो ये क्या हो गया, प्रमोशन। एक तो मैं ट्रांसफर या प्रमोशन करके रिक्रूटमेंट कर सकता हूँ, तो ये जो रिक्रूटमेंट होता है वो क्या कहलाता है, इंटरनल रिक्रूटमेंट। मगर अगर मुझे फ्रेश टैलेंट चाहिए, जो इंटरनल रिक्रूटमेंट होता है वो बहुत लिमिटेड जगह के ऊपर काम में आता है, मगर अगर मुझे फ्रेश टैलेंट चाहिए या मुझे नए एम्प्लॉयज चाहिए, या मेरे जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको मैं कहीं भी शिफ्ट नहीं कर सकता, ट्रांसफर नहीं कर सकता, प्रमोट नहीं कर सकता, ऐसी सिचुएशन मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, मुझे फ्रेश टैलेंट के लिए बाहर जाना पड़ेगा। तो मैं बाहर से नए लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करूंगा, तो दैट इज नोन एज आउटसाइड रिक्रूटमेंट, मतलब एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। तो 2 सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट हो गए, एक इंटरनल सोर्स, एक एक्सटर्नल सोर्स। इसके बारे में अपन इन डिटेल आगे के टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी रिक्रूटमेंट तक सब अच्छा। रिक्रूटमेंट लास्ट लाइन जो दे रखी थी इंपॉर्टेंट लाइन है बहुत, इसके ऊपर 6 मार्क्स का हॉट्स का क्वेश्चन बनता है, ढंग से समझना है वाली लाइन को। रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस as it seeks attract suitable applicants to apply for a available job in the organization. There is no rejection in the process. अभी जब अपन आगे सिलेक्शन प्रोसेस करेंगे तो सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट के बीच में ये 6 मार्क्स का हॉट्स का क्वेश्चन बनता है इस लाइन के ऊपर बेस्ड कि रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस एंड सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस। एक्सप्लेन। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन इन दोनों को पूरा 3-3 मार्क्स के अंदर एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। अभी पॉजिटिव प्रोसेस और नेगेटिव प्रोसेस का मतलब क्या होता है ये चीज समझो। पॉजिटिव प्रोसेस का मतलब इसके अंदर अपन किसी भी एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं करते। रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की मुझे जरूरत है उतने एम्प्लॉइज का मैंने एडवर्टीजमेंट निकाला मार्केट के अंदर, और लोगों की एप्लीकेशन केवल इकट्ठी करने का काम कर रहा हूँ। जितने भी लोग मेरी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर रहे हैं उनकी एप्लीकेशंस को इकट्ठा करते जाने का काम कर रहा हूँ। तो मैंने किसी को भी रिजेक्ट नहीं करा, किसी को भी मना नहीं करा, और उनको एक जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने का एक जरिया प्रोवाइड करा। ठीक है, एक वे प्रोवाइड करा जिससे उनको एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो ये क्या है, ये एक पॉजिटिव प्रोसेस है, इसके अंदर सब कुछ अच्छा हो रहा है।
मतलब सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है कि मैं नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो वेरियस नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है, वेरियस नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन सब की एप्लीकेशन को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो इट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस। आगे अभी अपन जब सिलेक्शन वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो सिलेक्शन के अंदर क्या करता हूँ कि जितनी भी अब एप्लीकेशन रिक्रूटमेंट प्रोसेस में मेरे पास इकट्ठी हुई, उसमें से जो बेस्ट एप्लीकेशन है, बेस्ट कैंडिडेट है जॉब के लिए, उनको मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो वो क्या होता है, नेगेटिव प्रोसेस होता है कि मैंने कई जनों को उसमें मैं रिजेक्ट करता जाता हूँ, तो इट इज अ नेगेटिव प्रोसेस एंड रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस। इसके आगे का टॉपिक अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है। अभी क्लास प्रोसेस और इसके आगे का जो टॉपिक है वो अपन कल कंप्लीट करेंगे। यहां तक सबको समझ में आया? यस सर। है ना, देखो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से समझना इस चैप्टर को, है ना। और इसके भी वही क्वेश्चन आंसर्स में, जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा, चैप्टर कंप्लीट